प्रोग्राम मद्दे मुकाबल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया हसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले हुकूमत आईनी पैकेज पार्लियामेंट में पेश करने में नाकाम। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत ऑपोजिशन को चकरा कर रख दिया। 5 सीटों के साथ मौलाना गेम चेंजर बन गए। नवाज शरीफ मंजर से गायब। हुकूमत हफ्ते और इतवार को सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास बुलवा कर तरमीम पेश करने में नाकाम क्यों रही। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का अहम तरीन इजलास वफाकी वज़ीर कानून ने आईनी तरमीम से मुतालिक अहम नुकात से पर्दा हटा दिया। इसके अलावा बात करेंगे बानी पीटीआई ने आईनी तरमीम के पीछे छुपे अज़ाइम बेनकाब कर दिए। जेल में रखना असल मकसद करार। नई तरमीम से मुल्क का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। अडियाला जेल में बानी पीटीआई ने सहाफियों को मुस्तकबिल के मंजरनामे से खबरदार कर दिया। इसके अलावा बात करेंगे पार्लियामेंट अगर तरमीम कर भी ले तो सदर पाकिस्तान को दस्तखत करने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर आबिद जुबैरी समेत 6 वकला ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। और इसके अलावा बात करेंगे एहलिया के कपड़ों की तफसीलात जाहिर न करने पर बरतानी वज़ीर आज़म मुश्किल में पड़ गए। तहकीकात शुरू। पाकिस्तान में कौन से वज़ीर आज़म और सदूर की बेगमात को कहां से कितने तहाइफ मिले और उनका क्या बना, इसके ऊपर बात करेंगे। ये अहम टॉपिक्स हैं जो आज के हम डिस्कशन में शामिल करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डिस्कशन के लिए माहिर कानून और साबिक जज शाखावर साहब ने, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाखावर साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाखावर साहब बहुत शुक्रिया आपने आज के दिन हमारे लिए वक्त निकाला। हम बात डेफिनेटली करेंगे। ये जो 1-2 दिन से हमने देखा है एक पूरा केओस था और जिस तरह से ये बिल टेबल होना था और फिर उसका मुसवदा नहीं मिल रहा एंड सो मेनी ड्रामेटिक टर्न्स इसमें आ रहे थे। और कल रात गए थे हम देखते रहे कि मौलाना से मुलाकात नहीं चलती थी। तो आज जो इसके बारे में वज़ीर कानून है उन्होंने कहा कि अगर ये मुसवदा मैं बार्स में लेके जाऊँ, बार्स के सामने पेश करूँ, जो ये क्या कहते हैं एसोसिएशंस हैं, वकला है, इस पे कोई एतराज नहीं करेगा। ये बात कितनी हकीकत पर मबनी है? देखिए रबिया, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं समझता हूं कि ये हुकूमत की जो है इंतहाई इम्मेच्योर और गैर संजीदा हरकत थी। मैं बड़ी अफसोस से ये बात कह रहा हूँ। देखिए कि आप इतनी बड़ी तरमीम करने जा रहे हैं आइन में, जिसमें आप जो अदलिया के हवाले से आइन की पूरी हैयत से तब्दील कर रहे हैं और उसको आपने मुसवदे को इतना खुफिया रखा हुआ है कि आप उसको पास करवाना चाह रहे हैं। आपके पास पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत नहीं है। आपने असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास जो है वो ऐलान किया है कि उन्होंने सुबह इतने बजे और दोपहर में और उसकी टाइमिंग चेंज होती रही। तो ये क्या मतलब ये इम्मेच्योरिटी थी कि आप आईनी तरमीम जो है वो आपने मुसवदा छुपा के रखा हुआ है, उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे, उसको आपने अपने इत्तेहादियों से जो है वो शेयर नहीं किया। अपोजिशन को तो चले आप छोड़ दें। तो उसके बाद फिर जो आना जाना रहा मौलाना फजल रहमान के घर कि एक वक्त जो है वो हुकूमती अरकान का जा रहा है, बिलावल साहब जा रहे हैं और उसमें PMLN की लीडरशिप जा रही है, बाहर PTI वाले खड़े हैं, वो फौरन जाते हैं और मौलाना फजल रहमान साहब बड़े खुशगवार एक चेहरे पे मुस्कुराहट और हंसी लेकर तमाम से गले मिल रहे हैं। और मुझे तो वो इतनी दफा मैंने उनको देखा है या उनके ड्राइंग रूम को देखा है कि उनके जो सोफा सेट्स हैं, उनके रंग, उनके पर्दे, उनके जितने डेकोरेशन पीस हैं वो मुझे, मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन कौन से हैं। तो ये आपने इस पूरी कौम को 2 दिन किस अजियत और किस सस्पेंस में रखा आपने, जब आपकी होमवर्क ही नहीं था, आपकी तैयारी नहीं थी, आपको खुद मुसद्दे का पता नहीं था। तो उसमें फिर आप मौलाना फजल रहमान के सामने आप हाईजैक रहे हैं, सॉरी टू से, और उन्हीं के कहने के ऊपर आपने फिर इजलास मौखर कर दिए। तो आपने ये क्या मतलब हरकत की है कि आपके पास अददी तादाद भी नहीं है, आप इजलास जो है अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन आप विच हंटिंग में शुरू हो गए हैं कि हम अब अददी तादाद जो है वो पूरी करें। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई भोंडा और इंतहाई मुज़क्का खेज किस्म का जो है ये एक इक़दाम था इनका, जिसमें इनको हज़ीमत उठाने के अलावा और कुछ भी नहीं था।
शाहगौर साहब, देयर इज अ लॉट टू डिस्कस। जाहिर है जिस तरीके से आपने बताया वो वाकई कौम ने देखा है, और ये समझने से कासिर थे लोग कि ये क्या रातों रात इसकी इतनी अहमियत क्यों है, ये क्यों इतना ज़रूरी है कि आज रात ये सारे नंबर्स पूरे हो जाएं। आई एम श्योर क्लास साहब इसके ऊपर आपसे बात करेंगे, बट ये बताइए कि अभी ये तरमीम आई भी नहीं है, जिस तरह आप कह रहे हैं अभी ये मुसव्वदा लीक हुआ है, लेकिन इस तरह से प्रॉपर ये डिस्कशन के मोड में इसको लाया ही नहीं गया। फिर भी इसके ऊपर जो है वो पिटिशन जो है वो चली गई है कि ये नहीं होना चाहिए। अब ये जो पिटिशन दायर कर दी गई है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये एक इनबैलेंस हरकत है। मैं समझता हूं कि अभी एक बात सामने आई नहीं है, और हमारे जिन दोस्तों का आपने जिक्र किया मैं बड़ा एहतराम करता हूं उनका। वो एक पंजाबी में मिसाल है ना कि चोर डालो फंड का भी। तो आप हर बात को आपने सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना है। अभी एक चीज हुई ही नहीं है जिसको मैं खुद बहैसियत एक स्टडी और एक कानून के तालिब-इल्म की हैसियत से मैं खुद कंडेम कर रहा हूँ, लेकिन इसका ये भी तरीका नहीं है कि आप इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं और एक नई वहां पे एक बहस और एक नया जो है सिलसिला शुरू हो जाए। देखिए, मैं आपको एक और भी बात बताऊं कि हमारे इदारे जो है वो इस वक्त उनकी तकसीम बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है बशमूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। अब देखें कि जो 14 तारीख को जो 8 जज साहिबान, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, उन्होंने जो एक आई डोंट नो कहाँ पे वो एक इजलास किया या चैम्बर हेयरिंग की, और वो भी मैं बताऊं कि वो जो मुरवजा तरीक़ाकार है चैम्बर हेयरिंग का, सुप्रीम कोर्ट रूल्स का, उसकी भी वो बिल्कुल खिलाफवर्जी है कि आपके पास अगर आपने एक जजमेंट दी है, मेजॉरिटी जजमेंट दी है, सर आंखों पर है, आपने उसमें ये भी कहा हुआ है कि अगर किसी को उसमें वजाहत की जरूरत है तो हमसे चैम्बर में रुजू करें। तो चैम्बर में रुजू करने का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने रुजू कर दिया और आपने चैम्बर में बगैर हेयरिंग जो है वो किए हुए और उसमें कॉज लिस्ट में शामिल किए बगैर आप उसमें पता नहीं एक वजाहती जो है वो हुक्म जारी कर देते हैं। और उसके भी जो ज्यादा मेरे लिए अफसोसनाक बात यह है कि आज हम देखा है कि उसी दिन जो डिप्टी रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट का, वो कहता है कि हमें मीडिया से पता चला कि कोई जो है 8 जो जज साहिबान हैं वो कहीं पे इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने चैम्बर हेयरिंग की है, उन्होंने फैसला किया है, और 8 बजे रात तक उन्हें कोई इंटीमेशन नहीं थी और उन्होंने ये रिपोर्ट रजिस्ट्रार को दी है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि आप जो अदलिया है उनको भी अपने, या जज साहिबान है उनको भी ऐसा कोई इक़दाम नहीं करना चाहिए कि जो कि सुप्रीम कोर्ट या उनकी अपनी जात की हद तक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल हर तरफ से हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है एक अच्छी पॉजिटिव सोच की जरूरत है, न कि एक दूसरे को लेट डाउन करने की जो है कोशिशें हो रही है। बहुत शुक्रिया सर जी, आपने बड़ा तफसील के साथ वेरी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल अंदाज में आपने अपनी राय दी है, ब्लंट। बहुत कम लोग इतनी जरूरत रखते हैं लाइव आके अपने कोलीग्स साथ या जजेस पे ये कमेंट करें, जो आपने बड़ा फेयर कमेंट किया। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत तरमीम तो अब ला रही है ना, आएगी नहीं आएगी, जब आएगी तब आएगी कि जी 2 सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए। तो ये मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले से अपनी 2 बना ली हैं सर। एक चीफ जस्टिस काजी साहब की अदालत है जिनके ये डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ने ये नोट जारी किया कि जनाब हमें तो पता ही नहीं है कब हुई थी। एक वो अदालत है, वो 8 वो जजेस की जिन्होंने अपना एक वजाती उन्होंने नोट जारी कर गया। तो सुप्रीम कोर्ट तो 2 बन चुकी हैं सर। ये तो महज एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है। फिर तो हुकूमत ठीक करने जा रही है कि इनको अलहदा करें भाई कि एक जजमेंट सुबह को आती है, शाम को कुछ और आ जाती है, वो उस पर बगैर हेयरिंग किए वो नोट निकाल देते हैं, डिप्टी वो रजिस्ट्रार उसकी नफ़ी कर देते हैं। तो सर जी ऑलरेडी देयर आर 2, ये तो 2 सुप्रीम कोर्ट हैं सर। इस तरह दुनिया में कभी नहीं, मतलब कहीं पे नहीं होता सर। मैं आपको यही बता रहा हूँ क्लासा साहब के मेरे लिए ये, और हम जैसे जो सोच रखने वाले हैं वो उनके लिए बड़ा ये एक अफसोस का मकाम है कि ये जो कुछ हो रहा है, और ये जो डिविजन देखें, ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज में डिविजन होती हैं, उनका आपस में इख्तिलाफ होता है, वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, सब कुछ है। उनको एक इस चीज की इजाजत है, उनको तहरीर और तकरीर की इजाजत है, उनको मजमे की इजाजत है, उनको अपने ख्यालात को मुश्तहर करने की इजाजत है, वो क्योंकि पॉलिटिशियंस हैं। yes. लेकिन इस तरह की सूरत हाल जब इदारों में से आना शुरू हो जाए, और अनफॉर्चुनेटली मैं वो जो 2 मुकद्दस इदारे हैं फौज और अदलिया, उससे मैं कम अज कम तवक्को नहीं करता कि वहां से इस तरह के मौक़िफ़ आने चाहिए, या वहां से
ऐसे बयानात या ऐसी चीजें सामने आनी चाहिए जो कि उनकी जो एक हैसियत है उसको अंडरमाइन जो है वो किया जाए। तो ये हमारे लिए बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। तो अब मैं ये भी आपको कहूंगा कि ये अपने मैं मुअज़्ज़ज़ कॉलीग्स को, जो मेरे दोस्त हैं जो आईनी पिटिशंस करते हैं, वो कुछ जो बोझ जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे इतना भी ना डालें कि वो उनकी एक हैसियत जो ऑलरेडी मुतनाज़ हुई है वो और मुतनाज़ हो जाए। अच्छा सर, बड़ा अहम बात किया आपने। तो ये जो तजवीज़ आ रही है, ये बड़ी पुरानी तजवीज़ है सर। आई रिमेंबर दैट के COD में भी थी, लंदन में भी थी। मुझे याद है बेनजीर भुट्टो साहब, नवाज शरीफ साहब उस वक्त कर रहे थे, जब इफ्तिखार चौधरी साहब ज़्यादा सुओ मोटो ले रहे थे, उस वक्त भी ये बात हो रही थी कि जनाब लोगों के केसेस हैं, अदालतें सारा दिन इसी चक्कर में बैठी रहते हैं, सियासी केसेस हैं, सियासी मुकदमे हैं, कभी नवाज शरीफ जा रहे हैं, कभी इमरान खान साहब, कभी गिलानी साहब, जरदारी साहब, सारा दिन ये चांद माड़ी लगी रहती है। और लोगों को जो अपने जेन्युइन केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में बताया जा रहा है 50-60,000 केसेस आर पेंडिंग। तो आप इसकी हिमायत करते हैं कि 2 सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए, एक ऐनी कॉन्स्टिट्यूशन खेल खेले सारा दिन, टीवी पे टिकर चलें और यहाँ पे ये फटे चलें कि ये सियासी ये फाइल हो गई, फलान हो गई किसी, और दूसरी जो है लोगों के केसेस देखे। आप इसके ये हक में हैं सर? देखिए रब साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आईनी तरामीम होती है ये कोई बिल्कुल मजाक या बच्चों वाला खेल नहीं होता सर। देखिए जो वैसे इन्होंने बना दिया है, इस मुल्क में बन चुकी है, वैसे इन्होंने बना दिया है, इसको बना दिया गया है। मैं आपको बताऊं अनफॉर्चुनेटली, देखिए एक मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि जो एक आईनी तरमीमी कमेटी बनी थी जो 2010 में बनी थी, 18वीं सेनेटर रजा रब्बानी की सरबराही में, उसमें तमाम पोलिटिकल पार्टीज की जो है वो नुमाइंदगी थी। और उन्होंने वो जो मुख्तलिफ डिक्टेटर्स ने जो आइन का बेड़ा गर्क कर दिया था उसको दोबारा बहाल करने के लिए जो 18वीं तरमीम की गई थी, वो मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा कमेंडेबल इक़दाम था। उसमें भी कुछ तरानीम ऐसी हुई थी जो मैं समझता हूँ कि वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आप अगर उसका प्रोसेस देखें तो वो कोई 8-10 महीने वो कमेटी जो है वो बैठती रही, उसके मुख्तलिफ इजलास हुए, फिर उन्होंने मुत्तफिका तौर पर जो 18वीं आईनी तरमीम थी उसको फिर पास किया और वो आइन को तकरीबन उसकी असल शक्ल में लेके आ गए, जिसमें बहुत सारी इंटरजेक्शंस की थी इन्होंने, डिक्टेटर्स ने। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी चीजों में बेहतरी की जरूरत है। अदलिया के अंदर उनके जजेस की तैनाती, चीफ जस्टिस के जो तैनाती है, उनमें भी बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बेहतरी की और तरमीम की जरूरत है, लेकिन उसके लिए आप एक कंसेंसस डेवलप करें। ऐसा ना करें कि आप एक पूरा मुसवदा तैयार कर लें, उसको मुश्तहर भी ना करें और अपने इत्तेहादियों से भी शेयर ना करें, और उसमें अच्छा वैसे सर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपको ये लगता है, मैं थोड़ी क्योंकि पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी करता हूँ, पार्लियामेंट आते जाता हूँ, 22 साल हो गए तकरीबन पार्लियामेंट, सियासतदानों को कवर करते मिलते जुलते, थोड़ी सी बंदे को अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाती है कि पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन कैसे होते हैं। डू यू रियली बिलीव कि हुकूमत ने मौलाना साहब को नहीं बताया कि जनाब कौन कौन सी सिक्के हम चेंज कर रहे हैं, और मौलाना साहब ने भी नहीं पूछा, उसके बगैर मुज़ाकरात होते? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है मौलाना साहब को पूरा ब्रीफ किया गया, एक एक नुक्ते पे, एक एक लफ्ज़ पे, एक एक चीज़ पे। लिहाजा ये कहना कि उनके साथ मुसवदा शेयर नहीं किया गया, मुसवदे शेयर किया गया, उन्होंने मीडिया को यही आगे से मिसलीड किया, नहीं जी हमें शेयर नहीं हुआ, उन्होंने मीडिया को कापी तो नहीं पढ़ानी थी मौलाना ने या हुकूमत ने, ये उनकी अपनी अच्छी या बुरी चीज़ है। बाकी मुसवदे शेयर किए गए हैं सर, उनको बताया गया। डिस्कशन और किस चीज़ पे हो रही थी? इन्हीं मुसवदों पे तो हो रही थी, क्लासेस पे हो रही थी सर। देखिए वो हमें चूंकि ज्यादा इल्म तो नहीं था, तो हम मीडिया की खबरों को देख के मीडिया को सीरियस भी ना लिया करें, हमें इतना ज्यादा सीरियस भी ना ले लिया करें, ठीक है शाह खबर भाई, जितना आप ले रहे हैं इतना हमें सीरियस ना लिया करें। हम तो आपके सुन के ही हम जो है ना वो खबरों की जो है वो गदर करते हैं। तो लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं सर, एक चीज और भी अफसोसनाक है जो कि जेर लब बातें सामने आ रही हैं जी, कि जो अब जाहिर है कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान जो है वो एक डिसाइसिव रोल अदा कर सकते हैं, तो इसीलिए अपोजिशन भी और हुकूमत और उनकी इत्तेहादी भी जो है वो उनकी तरफ देख रहे हैं और उनकी तरफ कई चक्कर लगा चुके हैं उनकी रियायतगाह के ऊपर। तो जाहिर है कि वो इस वक्त एक मजबूरी है कि उनके बगैर ये तरामीम हो नहीं सकती। तो अब जाहिर है कि उनके भी अपने मुतालबात हैं, और उसमें ज़ेर लफ्ज़ में बहुत सारी ऐसी जो खबरें सुनने को मिली या गूंज जो है वो सुनाई दी गई कि वो खुद भी जो है कुछ बारगेन कर रहे हैं कुछ चीजों के लिए, कुछ आईनी ओहदों के लिए कि वो उनको दिए जाए। तो ये तमाम चीजें मैं समझता हूँ कि अगर आपने कुछ तरामीम जो करनी है वो मुस्तार लिए गए या जबरदस्ती दिए गए वोटों से करनी है,
या इस तरह की ब्लैकमेलिंग में आके करनी है, तो उसमें तो मैं समझता हूं कि ऐसी तरमीम आप न करें। आप सिर्फ ये करें कि जो मौजूदा सेटअप है अदलिया का, उसमें कोई जायज किस्म की जो तब्दीलियां हैं। अच्छा, आपको लगता है सर, आपको शाखावर भाई लगता है कि जो मतलब है एक बात की जाती है इस्लामाबाद में कि सारा मेला जो रचाया जा रहा है ऐनी तरामीम का, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को रोकने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी जजमेंट दी थी, वुमेन सीट पे दी थी, अभी उन्होंने ये 8 जजेस ने जो उन्होंने लेटर जारी किया है या उन्होंने ये वजाहत दी है या जो भी कहें, सो ये मंसूर शाह साहब को रोकने के लिए सारा मेला रचाया जा रहा है या वाकई जेन्युइन आपको इंटेंट नजर आ रही है रिफॉर्म्स की? देखिए, मैं इस पे कोई इतना वाज़ेह बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन इम्प्लाइडली मैं आपको एक बात कहूँगा सर कि ये जो तरामीम है वो अगर पर्सन स्पेसिफिक नहीं है तो पर्पस स्पेसिफिक जरूर है। वाह वाह, क्या जुमला है सर, क्या खूबसूरत जुमला है सर, बहुत खूबसूरत सर। तो इसलिए वो एक पर्पस को अचीव करने के लिए जो मैं समझता हूँ कि कोई भी तरमीम या कोई भी आइन या कोई कानून बनाना या किसी कानून या आइन में तरमीम करना जो कि पर्पस स्पेसिफिक हो, वो अवाम के मफाद के लिए नहीं होता, वो जाती मफादात। अच्छा सर, ये बताएं, जब ये जजेस इस तरह एक दूसरे से लड़ेंगे, और मुझे याद पड़ता है जो आखिरी पावरफुल चीफ जस्टिस है जिन्होंने अपने अपने जजेस को कंट्रोल में रखा हुआ था और किसी को चूं करने की इजाज़त नहीं होती थी, कोई ग्रुपिंग, कोई इधर उधर कुछ नहीं होता था, वो इफ्तिखार चौधरी साहब थे। 2013 तक हमने देखा कि उनके कंसेंसस फैसले होते थे, फुल कोर्ट हूँ, वो स्मॉलर बेंच हूँ, अगर उस 2 रुकनी हूँ या 3 रुकनी होते थे, वहाँ जजेस को हमने देखा यूनाइटेड थे, डरे हुए थे, इफ्तिखार चौधरी साहब ने उनको काबू रखा हुआ था। उसके बाद देखा हमने कि जजेस के अंदर एक बहुत बड़ी लॉबिंग या शुरू हुई है, मतलब हर दौर में हमने देखा है कि जजेस जो हैं, सीनियर जजेस वर्सेस चीफ जस्टिस, सीनियर जजेस वर्सेस चीफ जस्टिस, अभी तक भी चल रहा है। जैसे आज वाला वाक़या बहुत बड़ा वाक़या है जो पाकिस्तानी कौम, क्योंकि मैं शुक्र करें कि हमें इतनी समझ अक्ल नहीं है कि जो कुछ किया गया है 8 जजेस ने वो भेजा है और डिप्टी रजिस्ट्रार ने जो कुछ उसका जवाब भेजा है, मतलब ये कुछ जजेस साहबान भी बोझ फील करते हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं, और ये कमज़ोर पड़ते हैं तो सियासतदान इन पे हमला करते हैं यार कि ये तो डिवाइडेड हैं, इनको ज़रा और मज़ीद तोड़ दें। किसी भी हुकूमत को ये जजेस तो पसंद नहीं होते, अदालत तो कोई हुकूमत पसंद नहीं करती सर, तो कोई भी हो। जी जी, जरूर साहब मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए जो अदलिया का जो एक मैकेनिज्म है ना, जो आइन में दिया गया है, वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि एक हाई कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है और उसके चीफ जस्टिस भी होते हैं उनके, लेकिन यहाँ पे वो जो एक चेन ऑफ कमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो अदलिया में नहीं होता। एक बेंच है जिसमें अगर 7 लोग बैठे हैं और उसमें चीफ जस्टिस भी हैं और वो बिल्कुल नए अपॉइंट हुए जजेस भी हैं, उन सबको ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने अपने उसके मुताबिक इंटरप्रिटेशन के मुताबिक फैसले करें और वो मेजॉरिटी का फैसला जो है वो माना जाता है। तो यहाँ पे चेन ऑफ कॉन्सेप्ट, चेन ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट नहीं है, जो मैं समझता हूँ खूबसूरती है, और हर जज को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने चीफ जस्टिस से भी इख्तिलाफ करे अपने ज़हन और अकल और शऊर के मुताबिक और आइन की समझ के मुताबिक। लेकिन एक चीज जो मैं समझता हूँ जो मेरे लिए तकलीफ दे है वो ये है कि ऐसे फैसले जो हैं वो उसमें तकसीम जो है वो अगर सियासी बुनियादों पर हो और वो सियासी सोच जो है वो सामने उमड़ कर बाहर आ रही हो, वो बहुत खतरनाक है। और अब अनफॉर्चुनेटली हम ये अंदाजा लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि एक केस सियासी नौयत का जिस बेंच में लगा हुआ है उसमें आप भी बतौर साथी और हमारे जितने भी 2 साथी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, वो बाहर आके बता देते हैं कि इस फैसले का जो है वो कितनी तादाद पे कौन कौन जजेस क्या फैसला देंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये ऐसी राय किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में कायम हो जाए तो अच्छा, इसकी वजह ये तो नहीं है शाह खबर साहब, इसकी वजह ये तो नहीं है, माजी में भी हमने देखा, अभी भी ये प्रैक्टिस हो रही है कि बड़े बड़े वकील तुरम खान, बड़े सुरखेल, जुगादड़ी, जिनके बड़े बड़े बेंचेस हैं बार की, इनको ये कंट्रोल करते हैं, हाई कोर्ट्स हों या सुप्रीम कोर्ट्स हों, बड़े नाम हैं, ग्रुप्स हैं, लड़ते हैं इलेक्शन, सदर सेक्रेटरी उन्हीं के, वो फिर कल को जब टाइम आता है जजेस इंडक्ट कराने का, अपॉइंटमेंट का, तो अपने चैम्बर्स के जूनियर जजेस को भी वो अंदर कर देते हैं, उनको जज बनवा देते हैं, रिश्तेदारों का भी आ जाता है, बिरादरी का भी आ जाता है। कल को जब ये सारे बन जाते हैं ढाक से मुस्तकिल से वहाँ हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट, तो कल को बार की जो पॉलिटिक्स है, उनकी पॉलिटिकल अफिलिएशन जो है, कोई पीपी के साथ हैं, कोई नवाज लीग के साथ हैं, तो कोई इमरान खान साहब के साथ हैं, तो कल को जुडिशरी को तो वो डिवाइड कर देते हैं, फिर तो कंट्रोल करते हैं जुडिशल फैसले को ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉलिटिकल अफिलिएशंस।
बहुत सारे जजेस हैं, किन किन का नाम लें आप और मैं तो जुर्रत ही नहीं कर सकते सर। तो ये तो असल तो वहाँ पे खराबी आ रही है। जब इंडक्शन के टाइम पे ये काम होता है कि बड़े बड़े वकील जो हैं अपने चेंबर के ये उठा के वकीलों को बनवा देते हैं या पॉलिटिकल बुनियादों पे, तो फिर सर्कस तो लगेगी सर। फिर गिला किस चीज़ का, सियासी सर्कस तो होगा फिर। देखिए मैं आपको इस बात से एग्री करता हूँ। देखिए बात ये है सर कि जो अभी जो तरीक़ाकार है आर्टिकल 175A के तहत आला अदलिया में तैनाती का, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फेडरल शरीयत कोर्ट हो, उसमें जो तरीक़ाकार है वो उसमें जो एक पार्लिमानी जो कमेटी का कॉन्सेप्ट था वो तो रिडंडेंट हो गया है। मैं इसके बिल्कुल हक में हूँ कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पार्लियामेंट का भी एक रोल होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसमें जजेस की तादाद ज्यादा है और इसकी जो है वो गूंज उठती रहती है कि वो जो पहले फैसला कर लेते हैं वही जजेस तैनात होते हैं। उसमें फिर हमारे जो बार के जो ग्रुप्स हैं वो भी अपना अपना एक हिस्सा बीच में जो है वो अपना हिस्सा डाल देते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल खत्म होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। उसमें जो इलेक्टेड लोग हैं उनका भी अमलदारी बहुत जरूरी है, जो कि बिल्कुल रिडंडेंट कर दी गई है जो कि पार्लिमानी कमेटी वाला। तो इसमें तो मैं बिल्कुल, लेकिन सर हमने माजी में देखा कि सियासतदान है वो भी चीफ जस्टिस लगाते रहे हैं। वही सियासतदान, सियासी रोल की बात हो रही है पार्लियामेंट की, वही आर्मी चीफ भी लगाते रहे हैं। तो उन्हीं सियासतदानों के, वजीर आजमों के, पार्लियामेंट के फटे आर्मी चीफ से भी हुए जिनको खुद लगाया, उन्हीं के अपॉइंट किए हुए जजेस के साथ ये वजीर आजम के फटे बेनजीर भुट्टो साहबा के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब से हुए थे जिनको उन्होंने खुद लगाया। ऐसे हमने नवाज शरीफ साहब को देखा, उनके फटे हुए। तो सियासतदान भी तो अपना बंदा चाहते हैं ना, लॉयलिस्ट चाहते हैं ना कि जो हमारा वफादार हो। वो कौन सा मेरिट और कोई कबलियत देख के बंदे लगाते हैं सर? ये तो दोनों साइड। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जो मौजूदा तरीक़ाकार उससे पहले एग्जीक्यूटिव का बड़ा रोल होता था जजेस की अपॉइंटमेंट में। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं डॉक्टर साहब सर, कि एक बंदा किसी तरीके से सुप्रीम जुडिशरी का जज कायम बन गया, ऑलराइट, उसने फिर एक हल्फ लेना होता है। हल्फ में उसने ये कसम खानी होती है कि वो अपने जो अपने फराइज मनसबी है जुडिशल, उसमें वो किसी अपनी जाती अनाद, अपनी फियर फेवर और उससे बाला होकर वो जो है वो फैसले करेगा। तो फिर उस पर यह लाजम हो जाता है कि अगर जज बनने से पहले उनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है भी है, ठीक है, वो वोट की हद तक जरूर करें, लेकिन अपने फैसले करते हुए वो किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन, किसी रगबत, अनाद और फेयर और फेवर और फियर के तहत ना हो। लास्टली सर, लास्ट क्वेश्चन सर, लास्टली सर, आपको लगता है कि मैं सबकी नहीं बात कर रहा, वेरी ऑनरेबल जजेस आर आल्सो देयर, आपको लगता है कि सारे ये इस हलफ की पासदारी करते हैं जो कुछ हमें देखने में नजर आ रहा है, जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, बाकी हलफ की पासदारी की जाती है? मैं ये तो नहीं कहता कि वो करते हैं या नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर करूंगा सर कि जो भी आईनी ओहदेदार हैं, चाहे वो जजेस हैं, चाहे वो आला जो है हुकूमती ओहदेदार हैं, उनको कम से कम हलफ देते हुए इस बात का जरूर एहसास होना चाहिए कि हलफ लेने से पहले हम कुछ और थे और ये हलफ लेने के बाद अब हम पे एक बहुत बड़ी मजहबी और इखलाकी जिम्मेदारी पड़ गई है कि अब हम अपने हलफ के पाबंद होंगे और उससे आगे नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। अपने हलफ की पासदारी हर बंदा करना शुरू कर दे तो आज हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं ये कभी भी ना हो। आई विश, वो कहते हैं ना, विशेस बार हार से सर ख्वाहिश ही की जा सकती है। बड़ी मेहरबानी ब्रदर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया शाखावर साहब, हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ये जो होता रहा कल से आज तक और फिर आगे क्या होने वाला है, और ख़ास तौर पे मौलाना उनका ज़रा कोशिश करेंगे कि ये जो उनका एक्ट है इसकी फ्यूचरिस्टिक जो इम्प्लिकेशंस हैं वो क्या हो सकती हैं, आगे जाके मौलाना अपनी बात पे कायम रहेंगे या वो कुछ चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या होने वाला है, इसको कंटिन्यू करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, ये जो पूरा मामला होता रहा उसमें जो मौलाना का रोल रहा है, आपके ख्याल में इनके साथ ज्यादती हुई है या ये ज्यादती कर रहे हैं? एक सवाल आपने मुझसे और भी पूछने में भूल ना जाऊँ, वो है कि फैसल वार्डर साहब ने ये क्यों कहा है कि निकम्मे और नालायक लोग हैं, लिख ले, मुझे आपने याद दिलाना है इससे पहले कि हम इस पे आए। बड़ी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 2 दिनों। मेरा तो यह था कि वीकेंड ज़रा कुछ सुकून से गुजरेगा, लेकिन उन्होंने वीकेंड गुजारने नहीं दिया मौलाना साहब और उनकी पार्टी के लोगों ने। खैर,
इसमें अगर आपको याद हो, मेरा ख्याल है हमारा शो पहला था जिन्होंने बार बार मौलाना साहब का, एक होती है फॉल्ट लाइंस, 2-3 चीज़ें होती हैं। एक होता है ट्रैजिक फ्लॉ, लिटरेचर में मैं थोड़ा सा क्योंकि लिटरेचर का हूँ, स्टूडेंट हूँ मैं, तो मुझे कि बाद लोगों में ट्रैजिक फ्लॉ होते हैं, मतलब बड़ा आदमी जितना होगा ना उसमें कोई ना कोई ऐसा ब्लंडर गलती करेगा विच विल कॉज हिज फॉल। मतलब इमरान खान साहब को देख लें, उनका ट्रैजिक फ्लॉज हैं। नवाज शरीफ साहब के थे, किसी वक्त कहेंगे मैं बता भी दूंगा क्या क्या हैं जिनकी वजह से उनका मुश्किल में है। अच्छा, हर बंदे का होता है वहाँ से, ये ग्रीक, ये बहुत सारे गॉड्स हैं जिनका वहाँ से शुरू हुआ ट्रैजिक फ्लॉ। एक होता है आपकी यहाँ पे फॉल्ट लाइन्स, इनकी जो फॉल्ट लाइन्स थी मौलाना साहब की, मतलब हमें नज़र आ रही थी। ये नहीं कि हम बहुत सियाने हैं, समझदार हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स को आप अगर फॉलो कर रहे हो तो आप उन चीज़ों को रीड कर सकते हैं कि ये इस बंदे के साथ या इस बंदे के साथ जो आपकी डीलिंग वीलिंग है ये किस साइड पे जा रही है, ये क्या फैसले करेगा। और समटाइम रीडिंग ठीक भी निकलती है। मसलन बात थोड़ी सी और साइड पर निकल जाएगी। अमेरिका में एक बहुत बड़े एक उनके वो इंटेलेक्चुअल हैं, वो 1982 से उन्होंने ये प्रेडिक्शंस की हुई हैं कि जो भी आते, हर दफ़ा अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना 82 से, मतलब 40 साल होने वाले हैं, जब 42 साल, वो आके जिसके बारे में प्रेडिक्शन करते हैं कि फलां बंदा सदर बनेगा वही बनता है। अच्छा, अब ज़रा इससे देख लें, अंदाज़ा करें कि बाद लोगों की रीडिंग कितनी खौफनाक होती है। वो किस, उन्होंने 13 अपने पॉइंट बनाए हुए हैं, उनको उसको चेक लिस्ट, वो कहते हैं ना आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 चेक लिस्ट है, 1 ये भी होगा, ये भी। उन्होंने 13 पॉइंट बनाए हुए हैं कि जिस पे उनका ख्याल है कि 8 के बाद या 7 के बाद जो पॉजिटिव जिसके हक में चले जाएँ वो पॉइंट्स, तो वो कहते हैं ये प्रेसिडेंट बनेगा। और हर दफ़ा बनता है, मतलब लोग तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं, डिबेट्स हो रही हैं, वो अपने 13 पॉइंट फॉलो करते हैं, उनकी रीडिंग है। तो उनसे उनको किसी ने टांट किया कि जनाब जब ये बुश का और अल गोर का हुआ था मुकाबला, तो उसमें तो आपने तो कहा था कि अल गोर बनेगा प्रेसिडेंट। एक ही उनकी मतलब पेशेन कोई गलत हुई थी, तो जिसको उसने बड़ा अच्छे तरीके से उससे जस्टिफाई किया। उसने कहा भाई साहब वो जीता नहीं था, ये बुश जो था, इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट में नेक टू नेक जाके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, उस तरह नहीं जीता था जैसे बाकी जीते। इलेक्ट नहीं हुआ था। आजकल वैसे मैं बताता जो उसने कमला हैरिस पे लगाया हुआ है कि कमला हैरिस के बारे में कह रहे हैं कि शी विल विन। खैर दैट्स अनदर डिबेट। तो मौलाना साहब की रीडिंग मैंने उस वक्त दी थी कि मौलाना साहब कुछ करेंगे, मौलाना साहब को आप लोग ठीक डील नहीं कर रहे, उनके साथ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उनको हल्का ले रहे हैं, हल्का ना लें। ये मैंने कब कहा था, 8 मई के बाद हमारे जो प्रोग्राम हुए थे, सारी 8 फरवरी के बाद हमने प्रोग्राम जो किए थे, वैसे तो काफ़ी किए, लेकिन मैंने अपने उनको कहे कि हमारे साथ जो टीम में जॉब करती हैं ये राफिया ज़ाहिद को मैंने कहा था, मैं कि मुझे ज़रा क्लिप बना के दें, ज़रा क्लिप ज़रा देखें कि जो बात हमें समझ आ रही थी, हालांकि वी आर मतलब कोई सियासतदान तो नहीं है, जो बात उस वक्त समझ आ रही थी कि मौलाना साहब के साथ जो आप हशर कर रहे हैं ना, मौलाना ने आपको लम्हा या जो उस वक्त एंटिसिपेट की जा सक रही थी, कैलकुलेट हो रही थी, वो क्यों नहीं, मतलब हमारे जैसे बंदों को ये बात समझ आ रही है। तो इन बड़े बड़े जुगादरियों को बात समझ नहीं आ रही थी कि मौलाना साहब के साथ जो हम सलूक करने वाले, मौलाना हमारे साथ क्या करेगा। जरा वो मेरा ख्याल पहले क्लिप दिखाएं जी, 2 हमारे प्रोग्रामों का, एक शायद मेरा ख्याल 15 फरवरी का है, दूसरा 29 फरवरी का। जरा वो देखें कि उस वक्त हमने क्या कहा था जी। क्लिप देखते हैं। फाख्ता भी अंडे खाएं कवे, मतलब दुख उठाने का टाइम था तो मौलाना साहब उठा रहे थे, जब या शब देख पक रही थी, सबको इकट्ठा करने का टाइम था, व्हिच वाज अ डिफिकल्ट थिंग। तो आपने मौलाना साहब रात ही मैंने कहा था, मैं कि मौलाना साहब मुझे नजर नहीं आ रही है, कल को तुफाया नहीं है। मतलब मुश्किल जब पड़े तो मौलाना साहब आए, अपने स्टूडेंट लेकर आए, अपने बंदे लेकर आए, अपनी फोर्स लेकर आए, आपको मासी वाले काम है ये अब कर रहे हैं, ये जो इन्होंने किया है। जब ये पावर बांटी जा रही थी, ओहदे शोहदे नॉमिनेशन हो रही थी, इक़्तिदार शेयर किया जा रहा था, इन्होंने आज बैठ के पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास भी कर लिया, नवाज शरीफ साहब ने और मियां शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने कहा जनाब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, उस वक्त भी मौलाना साहब से कोई मशवरा नहीं। उन्होंने कहा जी अयाज सादिक साहब स्पीकर होंगे, उस वक्त भी मशवरा नहीं होगा। जब वहाँ पे उन्हें सदर बनाना था जरदारी साहब को, उस वक्त भी कोई मशवरे में शामिल नहीं थे, उनसे किसी ने बात नहीं की, कोई उनसे मिलने नहीं गया। चौधरी शुजात साहब के घर पे जब ये सब कुछ ऐलान हो रहे थे, उस वक्त भी मौलाना साहब गायब हैं, किसी ने रब्ता नहीं किया। अब सेनेट चेयरमैन के लिए भी वो बातें हो रही हैं कि शायद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब या संजानी साहब जो भी होगा वो उसमें से चेयरमैन बनेंगे, अनवारुल्लाह काकड़ साहब की भी बात हो रही है। अब जब सब कुछ कर लिया है, सारा कुछ तय कर लिया है, कल हलफ लें सो क्लास अब जब सब कुछ कर लिया है और अब ये ज़रूरत पड़ गई, तो अब भी तो बड़ा कुछ किया है, अभी बड़ी ऑफर्स हुई हैं जो सुनने में आ रहा है, ज़राए कोट कर रहे हैं कि अभी भी उनको बनाने की कोशिशें की जा रही है, तो ये पहले क्यों नहीं सोचा? वो कहते हैं ना बाज़ गांठें जो होती है ना हाथ से दी हुई आपको ना दांतों से खोलनी पड़ती है, अब ये दांतों से गांठें खोल रहे हैं और मौलाना साहब इनको घसीट रहे हैं और ठीक घसीट रहे हैं। बल्कि मैं कल भी किसी उसमें बैठा था जियो वाले शो में, मीर साहब में और साथ में शहजाद इकबाल, मैंने कहा मुझे तो बड़ी कमीनी खुशी हो रही है, आई एम हैप्पी
मौलाना साहब इनको मजीद घसीटें, इतनी जल्दी की ज़रूरत क्या है। मैंने कहा कि भाई उस वक्त मौलाना साहब राज़ी हो जाते, इतना बड़ा बांट रहे थे पूरा सिस्टम, सरदारी साहब सदर बन रहे हैं, उसके बाद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन रहे हैं, एजाज सादिक स्पीकर हैं, गिलानी साहब जनाब चेयरमैन बन गए, बंदर बांट हो रही है, मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला बन गए, मरियम साहिबा चीफ मिनिस्टर बन गए, गवर्नर लग गए, बला बला, मौलाना का जिक्र ही नहीं है भाई। तो फिर गैरत दिखाएं थोड़ा सा, फिर डट जाए। मौलाना साहब अगर इररेलेवेंट थे आपके लिए तो आप क्यों जा रहे हैं? मतलब इतनी, अब जरा खुद गर्जी की कोई हद होती है। अभी हम लोग भी हैं नॉर्मल, हमारी भी किसी से दुआ सलाम हो जाए, हम चाय पानी पी लें, किसी के साथ खाना खा लें, हम भी थोड़ा अपने आप को थोड़ी सी लॉयल्टी समझते हैं कि यार अच्छा बंदा है यार। हम भी इतना काम नहीं करते, इतनी मतलब आंखें उठा के लोग माथे पे रखते हैं, इन्होंने तो पीछे रख ली हैं। मौलाना साहब को तो 6-8 महीने आपने करीब नहीं आने दिया। अब आपको जरूरत पड़ गई, मतलब ये कहते हैं, मैं कहना नहीं चाहता जरूरत के वक्त बंदे को क्या जरूरत पड़ जाए तो बंदा क्या कर लेता है, टीवी पे बैठे, अच्छा नहीं लगता। मतलब इस वक्त आप लोगों को जरूरत पड़ गई है कि हमने तरमीमें करानी है। आप उस वक्त मौलाना साहब के पास जाते, मौलाना साहब उस वक्त कम पॉलिटिकल प्राइस लेते हैं। हाँ। वो होता है बाज़ दफ़ा आपको प्रीमियम देना पड़ता है, बाज़ हार्ड एरियाज़ का, हार्ड सिचुएशन का, बाज़ ऐसे मुल्कों में कुछ जाना पड़े ना आपको, वहाँ पे कोई मतलब रिपोर्टर को, जर्नलिस्ट को या किसी को भी, तो प्राइस ज़्यादा लेते हैं। भाई साहब वार जोन है, वार जोन के जर्नलिस्ट की कीमत ज़्यादा होती है। अब आप वार जोन में आ गए, उस वक्त मौलाना साहब गवर्नरशिप पे भी मान जाते, मे भी डिप्टी चेयरमैन पे मान जाते, सेनेट पे, मे भी वो डिप्टी स्पीकर 1-2 वजारतों पर। अब जो खबरें आ रही हैं मौलाना साहब को, यू आर ऑफरिंग हिम एनीथिंग, और मौलाना साहब उसका इंतजार कर रहे हैं, गॉड फादर वाली लाइन का, मारे पोजो का जनाब के मेक मी एन ऑफर विच आई कांट रिफ्यूज। मौलाना साहब को अब ऐसी कोई ऑफर नहीं आ रही जिसको वो रिफ्यूज ना कर सके। अच्छा क्लास साहब, मौलाना साहब को ऑफर नहीं ऐसी दे सक रहे ये, या मौलाना साहब चाह रहे हैं कि कोई डायरेक्ट डायलिंग हो जाए? अब ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया है। अब सवाल जब इमरान खान साहब की, मुझे होंगे निकल जाए बीच ना मुझे अब बड़ा ये जमहूरियत को पक्का कर रहे हैं ना हमारे दोस्त। अब मुझे इमरान खान साहब को दाद देनी पड़ेगी। इमरान खान साहब इस पार्लियामेंट और सियासतदान के औकात अच्छी तरीके से जानते थे कि इनको कैसे हैंडल करना है। एक दफ़ा भी इमरान खान साहब अपनी पार्टी के ही जो उनके वो थे MNA से बहुत कम मिलते थे, चलो जितने उनके पार्टनर्स थे वो किसी पार्टनर से मिलते भी नहीं थे। जब कोई पार्लियामेंट में बिल आना होता था, पार्लियामेंट में कोई तरमीम आनी थी, वो उसके बाद जनरल फैज को कहते थे, जनरल बाजवा को कहते थे। वहाँ से कोई कर्नल साहब, मेजर साहब इनको फ़ोन करते थे, भाई साहब एक कल इजलास है, ज़रा तशरीफ़ ले आने। और जब सबसे, और ये सारे जाते थे, इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं टीवी पे, मैं क्या नई बात बता रहा हूँ, उन्होंने जब हमने तरमीमें करवानी होती, बिल पे वोटिंग करवानी होती, तो हम ये ISI को कहते थे हम कि नंबर्स पूरे करें। और जनरल फैज को उन्होंने कहा था कि मुझे जरूरत, सेनेट के इलेक्शन उन्होंने कहा था कि मुझे जनरल फैज की जरूरत थी। जब हटाया गया जनरल फैज को कि आगे जी मेरे खिलाफ तरीके एतमाद आनी थी, तो मैंने कहा जनरल फैज रोकेगा मुझे, ये तो वो डायरेक्टली ये बातें कहते रहे। तो खान साहब तो उस वक्त, बल्कि एक कर्नल साहब के बारे में कहा जाए तो उनको दफ्तर दिया हुआ था पार्लियामेंट में, खान साहब ने दिया हुआ था, जिनका काम ही ये था पार्लियामेंटेरियन को आते जाते उनको जरा सीधा करना है, उनको समझाना कि भाई साहब आपने इधर ही रहना है। और जैसे खान साहब कह रहे, ये खान साहब का फार्मूला वाज वेरी ब्यूटीफुल, ये बड़ा डेमोक्रेटिक भी था, इस मुल्क के हिसाब से वो ठीक डील कर रहे थे। जब सबसे बड़ा इशू आया, 2-3 इशू बड़े हैं ब्रीफिंग के, खान साहब ने कहा जी मैं तो इनके साथ बैठते नहीं हूँ, जो आज मौलाना साहब के साथ टीमें भेज रहे हैं। वो वज़ीर आज़म जब थे उस वक्त इन्होंने इस FTF पे इन्होंने ये तरमीमें करनी थी, इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का स्टेटस को बदलना था। उस वक्त उन्होंने इमरान खान को कहा फौज ने कि आप इन सियासतदानों से बात करें, जरदारी साहब से, गिलानी साहब से, या बाकी अपोजिशन से, बिलावल से, शहबाज से, मौलाना साहब। उन्होंने कहा नो ये मेरे स्टैंडर्ड के लोग ही नहीं है, मैं तो नहीं मिलता, ये चोर डाकू हैं। ये रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं। जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज साहब, जो ISI का जो कोसार में मैस बताया जाता है, यहाँ पे सारे बाजमात 16 लोग, ये सारे के सारे, बिलावल साहब भी थे, ख्वाजा आसिफ साहब भी थे, ये सारे उस मौलाना साहब की पार्टी के लोग भी थे, ये शहबाज शरीफ साहब, सारे बाजमात ISI के मैस में गए। वहाँ पे जनरल बाजवा और जनरल फैज ने इनको बिठा के ब्रीफ भी किया, राजी भी किया, और अगले दिन वोट भी डाले वहाँ पे। और भाई साहब इमरान खान फार्मूला अपने हैं। आपको किसने कहा आप डेमोक्रेटिक बन चले हैं? आपने कहा जी मैं जाऊँगा, बिलावल जाएगा, जरदारी साहब जाएंगे, नवाज शरीफ जाएगा, शहबाज जाएगा, फलाना जाएगा। और भाई ये कर्नल लेवल साहब की चीज़ें हैं। इमरान खान साहब हैज़ बीन डीलिंग एट द कर्नल लेवल। यही बात आज फैसल वाटर साहब ने क्यों कही है कि निकम्मे, वहाँ के निकम्मे हैं, नलायक हैं। वो उनको ताना दे रहा है इसी बात को, भाई साहब खान साहब, अच्छा वो वजीर थे, उनको पता है सारा। वो खान साहब के दौर में सारे सियासतदान, वो अपोजिशन के हों या आपकी पार्टी के पार्टनर्स हों, पॉलिटिकल ये आपके जो साथी थे, मतलब MQM थी, या कोई बलोच हमारे नेशनलिस्ट भाई थे, या कोई बाप थे, या जो भी बला आपके पख्तून थे, तो वो कहते उनको वो ये उस वक्त ISI हैंडल करती थी, एक कर्नल साहब हैंडल करते थे, वही इकट्ठा करके पूरा हजूम पार्लियामेंट में ले जाते थे। आपने थिएटर सर्कस इतना बड़ा कर दिया है कि मौलाना साहब को आप राज नहीं कर। अभी भी मैं कहता हूँ, मैं मौलाना साहब को 2 टेलीफोन कॉल्स का इंतजार है। अच्छा,
वो इन पे नहीं ट्रस्ट करते। और एक दफा मौलाना साहब का ये भी बताऊं, ये मौलाना साहब जो इन्होंने पास्ट में किया करना भी नहीं चाहिए वैसे। नहीं, 2 टेलीफोन कॉल्स का उनको इंतजार है, उनमें से कोई 2 में से कोई एक भी आ गई तो मौलाना साहब मार्जिन पे कर देंगे। हाँ। और अगली बात, मौलाना साहब को कभी भी आर्मी जनरल से मिलने में कोई उनको मसला नहीं रहा। हाँ। वो जनरल बाजवा साहब के घर आर्मी हाउस में जाके मिले हुए हैं, उनके साथ गफूर हैदरी साहब भी थे, वहां पे बहस भी हुई थी, मुबैसे भी हुए थे, कोई इशू थे कंट्रोवर्शियल जो भी थे, अब उसके डिटेल में नहीं जाते। शाउट मैच, वहाँ शाउटिंग मैच भी हुआ था इनका, जनरल बाजवा साहब का, मौलाना साहब का, फिर सुलह भी हो गई थी, फिर कोई उन्होंने खुशबू वगैरह, कोई परफ्यूम वगैरह भी बांटे बूंटे गए थे, गिफ्ट दिए गए थे। और भाई साहब मौलाना साहब को अब रूट जो उन्होंने ले लिया है, एक दफा का एक्सपोजर आपका आर्मी चीफ का हो जाए, उसके बाद आप कहें बिलावल साहब जाए, फलाना जाए, भाई सीधा सा बात है। मौलाना साहब को, बल्कि वो ये कल हामिद मीर साहब कह रहे थे जियो के प्रोग्राम में, उनकी खबर है, उनको मैं कोट करूंगा, उन्होंने जनाब एक अरब मुल्क से इनको टेलीफोन भी आ गया है, कॉल फ्रेंड की फैसिलिटी भी ले ली गई है। अच्छा। वहां से भी एक फ़ोन आ गया है, कोई मुलाकातें भी हुई हैं, तो उनको अब साहब मौलाना उनको इनकार तो नहीं कर सकते, लिहाजा उनको भी अब्लाइज करना है, वो सिफारिश भी हो गई है, लेकिन वो इधर भी सिफारिश मांगते हैं। अब होता क्या है, ये मेरे साथ अभी पिछले दिनों हुआ है, किसी दोस्त का छोटा सा काम था, वो फंसा हुआ था, मैंने भी किसी को कह दिया, 2-4 और ने भी कह दिया, चलो उसने मेरे कहने पे किया होगा सपोजली, उस बंदे ने जिसको मैंने कहा था उसने उन तीनों को भी फोन किया कि तेरे कहने पे मैंने किया है, उसने एक ही हल्ले में 4 बंदे खुश कर दिए हैं। इसी तरीके से मौलाना साहब कर रहे हैं, उन्होंने बाहर वाले मुल्कों को भी मैंने खुश करना है, लेकिन लोकल लोगों पे ये जो मुझे 2 टेलीफोन आने चाहिए, अगर जनरल बाजवा साहब मुझसे मिलते थे और बातें होती थी तो अब क्यों नहीं, वो इनको भी खुश करेंगे और मौलाना साहब करेंगे। ये मेरी बात लिख के रख, एक मेरा क्लिप अभी से सेव कर डालेंगे। मौलाना साहब 8-10 बड़े-बड़े लोगों पे, 1-2 मुल्कों पे, 2-4 जर्नलों पे, 5-6 वो सियासतदानों पे, सब पे वो एहसान करने के बाद मौलाना साहब वोट डालेंगे। और मौलाना साहब पे मुझे फख्र है, इतना खूबसूरत सियासतदान, इतनी उन्होंने पॉलिटिक्स उन्होंने बेहतरीन तरीके से चली। इमरान खान साहब को इनसे सीखना चाहिए। दिस इज कॉल्ड व्हाट द पेशेंस इज, कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पेशेंस एंड टाइमिंग। मौलाना साहब ने पेशेंस भी दिखाया, टाइमिंग का इंतजार भी किया। आप 24 घंटे के अंदर अंदर मार धाड़ करके लड़ भेड़ के कुटास कराने के बाद अडियाला जेल में बैठ के एक से लड़े बैठे, नाराज बैठे रोजाना की बुनियाद। मौलाना साहब से पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए कि भाई इवेंचुअली मौलाना मान जाएंगे। माई रीडिंग इज, मैं साफ मौलाना साहब का दिमाग जहन तो नहीं पढ़ सकता, मैं तो वही कह सकता हूँ, आई कैन जस्ट रीड, या मतलब ट्राई टू रीड द माइंड सेट ऑफ मौलाना साहब। लगता ये कि इतने बड़े दबाव के बाद मेक इट हार्ड एंड लेसन फॉर देम, और इसमें से वो अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा लेंगे। ये अपना तो हिस्सा आप कह रहे हैं, हिस्सा बकदरे जुस्सा देना पड़ेगा। जो खबरें आ रही हैं जी गवर्नरशिप ले लो, तो बात आगे बढ़ गई है। बलूचिस्तान की वज़ीर आला की जो खबरें चल रही हैं, हाँ। मैं नहीं कहूँगा मेरे पास कोई अथेंटिक नहीं है, लेकिन जो चल रही है मार्केट में, अब मौलाना साहब इस इंश्योरेंस का प्रीमियम लेंगे। ठीक है, आपने अपनी बस मिस कर दी है मौलाना साहब के साथ, आपने जो अपना खुद गर्जी थी, मैं फिर कहूँगा मौलाना साहब लड़े यहाँ 4 साल, इमरान खान साहब यूज किया और डंप किया। दिस इज द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को सीखना चाहिए लोगों को, जिनके लिए मरने मराने पे तुले हुए होते हैं। आज इमरान खान साहब के बंदे भी दर पे बैठे हैं, वो भी बैठे हुए हैं क्योंकि जरूरत पड़ गई है। और कोई गैरत इज्जत, वो कहते नहीं जनाब पॉलिटिक्स में तो कोई इज्जत नहीं होती, गैरत नहीं होती, अनाज, ये हम आम ये कॉमनर्स के मसाइल हैं कि हम इज्जत और गैरत के चक्कर में पड़ते। बड़े बड़े लोगों को कोई इज्जत है, कोई ईगो अनाए नहीं होती। अगर होती नहीं, पॉलिटिक्स से मतलब ये थोड़ा कि किसी को आपने जलील किया और उसने आपको मतलब आपको गालियां दी हुई और अगले दिन आप गले ही करके लग रहे हैं, ये सियासत कर रहे हैं। ठीक है, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, आप कह रहे हैं कि इवेंचुअली लगता है ये है कि मौलाना मान जाएंगे, रीडिंग है आपकी। अब अगर मौलाना मान जाते हैं और ये हो जाता है जो हुकूमत करना चाह रही है, तो फिर कहाँ खड़े होंगे इमरान खान साहब? इमरान खान साहब के जहन में, वो जेल में बैठे हैं, फारग टाइम होता है, बंदा सोचता रहता है बहुत सारा, उनके जहन में उनके लिए विन विन सिचुएशन होगी। अच्छा, आई थिंक सो। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि उनको मौलाना साहब की पॉलिटिक्स से पेशेंस और टाइमिंग सीखनी चाहिए, जो खान साहब की बिल्कुल पुअर है, उनके फैन क्लब के मादरत के साथ, कि अगर मौलाना साहब डाल देते हैं वोट, जो कि मेरी रीडिंग है डालेंगे, 10 लोगों को खुश करके 2 जर्नल्स के टेलीफोन आने का इंतज़ार है सिर्फ, उसके बाद वो ये अपने आप को एक मेजर अपोजिशन के तौर पर वो पेश करेंगे, जो खान साहब की कोशिश है कि मैं कल्ला ही काफ़ी, मैं कल्ला ही इनसे लड़ा, मौलाना पे मिल गया है। ठीक है, हमेशा टक्कर जो रहती है ना मौलाना साहब के और इमरान खान साहब का, वोट बैंक क्लैश करते हैं। जैसे पंजाब में नवाज शरीफ साहब का और इमरान खान का क्लैश था, ऐसे KPK में इमरान खान साहब और मौलाना का क्लैश। सो वो राइवल्स हैं वहाँ पे। सो वो ये कह सकते हैं कि मौलाना साहब ने एक दफ़ा खुद को बेच दिया, फिर कीमत लगवा ली अपनी, ये कहेंगे वो। उनकी पार्टी का कोई ना कोई बंदा कह देगा मौलाना साहब ने खुद बेच दिया, इन्होंने देखें जी कोई
वजारत ले ली, वो देखें जी हम तो कहते हैं हम अकेले हैं जो हम अखलाक पे कानून पे खड़े हैं। साथ में वो हुकूमत को भी साफ ज़ाहिर वो एक्सपोज करेंगे, हुकूमत ये जो आईनी पैकेज लाई है अदलिया पे हमले कर रहे हैं, सो हुकूमत को भी खान साहब टारगेट करेंगे, वो मौलाना को भी करेंगे, और खुद को अकेला एज ए लोन, एक रेंजर, लोन वॉरियर, वन मैन आर्मी के तौर पर वो अपने आप को पेश करेंगे कि मैं अकेला हूं जो अदलिया की जंग भी लड़ सकता है, मुल्क की भी लड़ सकता है, पार्लियामेंट भी लड़ सकता है, बाकी सारे जो है ना बिका हुए हैं, बिक जाते हैं ओहदों पे। सो खान साहब के लिए ये विन विन सिचुएशन है। ठीक है, अगर ये उनको वोट डालते हैं, नहीं भी डालते तो भी विन है इनके लिए। वो कहें जी हमने मौलाना साहब को कहल कर दिया। इसको मजीद भी डिस्कशन की जरूरत है और आगे प्रोग्राम्स में इसको डिस्कस करते रहेंगे। अभी प्रोग्राम देखने की शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।